It's good morning. चलो let's continue with accounting from incomplete records. So incomplete records से हमें अब पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाना सीखना है. बेसिकली जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं उनके रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली इनकम्प्लीट रहेंगे और उसी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मदद से आपको उनके कंप्लीट रिकॉर्ड्स बना के दिखाने पड़ेंगे, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखाने. करेक्ट. तो कल हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने स्टार्ट में फाइनल अकाउंट्स तो नहीं बनाए, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा एंटिटी जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है उसका प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाएगा ये हमने कल सीखा. क्या आपको याद है क्या सीखा था? सर हम उसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं और वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आएंगे उनमें कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल की वजह से होता है. बराबर है? हाँ. तो हमने किया क्या सर? हमने ड्रॉइंग्स को ऐड बैक किया, एडिशनल कैपिटल को लेस किया एंड फिर उस एग्जिस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से हमने ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए? प्रॉफिट. और क्या आपको याद है मैंने ये बताया था आपको कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच जो डिफरेंस होता है वो कौन से रीजंस की वजह से होता है? सर कुछ एडिशनल कैपिटल आया होगा या फिर कुछ ड्राइंग्स किए होंगे या फिर हमने प्रॉफिट कमाया होगा या लॉस हमें हुआ होगा. तो वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अगर ढूंढना है तो आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स इन दोनों को एडजस्ट बैक करना पड़ेगा. तो ड्राइंग्स को हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे वापस से जो लेस करके आता है एंड फिर हम उसमें एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे. बात समझ गए? गुड. तो ये मैंने आपको इक्वेशन बताया था, हमें ये प्रॉफिट को ढूंढना है तो हमने ये सारी चीजें वहां ले जाके पहले एडजस्ट करनी है और तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा. ये सिंपल वाला काम हमने कर लिया. इसके लिए पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे. ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करते हो? सर हम उसके लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बेसिकली बैलेंस शीट होता है. बट सर फिर उसे बैलेंस शीट क्यों नाम नहीं दे रहे? कारण सिंपल है, क्योंकि हमने सारी कुछ अकाउंटिंग करी नहीं है. हमने उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो कैसे बनाई है? बस उससे जानकारी लेके उसकी एसेट्स जाके चेक करी है, उसके एसेट्स देखिए, उसको पूछा है कि तेरे पास क्या क्या एसेट्स है और तेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज है एंड बस एसेट्स की टोटल में से लाइबिलिटीज की टोटल माइनस करो तो उसका ओपनिंग में कैपिटल कितना था और क्लोजिंग में कैपिटल कितना है ये हमने बेसिकली निकाला है और हमने कुछ भी किया नहीं. एंड ये जो कैपिटल आया इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट निकाला. आइए ऐसा और एक एग्जांपल हम देखते हैं, फिर हम शुरू करेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं. उस पर काफी चर्चा आज होनी है. तो ये इलस्ट्रेशन 4 तक हमने कर लिया था. आइए इलस्ट्रेशन 5 हमें अभी चेक करना है. पे अटेंशन. द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती. तो आप मॉड्यूल बंद कर दीजिए, यहां से रीड करिए मेरे साथ. द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती. तो नाम में ही उसके मोती है तो डेफिनेटली कुछ तो झोल किया होगा. तो इनकम टैक्स ऑफिसर उस मोती नाम के इंसान की इनकम को असेस कर रहा था for the financial years 2020-21 and 21-22 feels that Sri Moti has not disclosed the full income. तो ये मोती की फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 इन दो फाइनेंशियल ईयर्स की इनकम को असेस करते वक्त असेसिंग ऑफिसर. सर ये असेसिंग ऑफिसर कौन होता है या इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है? जो बच्चों ऑब्वियसली आपकी इनकम टैक्स की असेसमेंट करता है. मतलब क्या कि आपने बराबर टैक्स भरा है या नहीं. तो मिस्टर मोती का उसको डाउट आया तो वो चेक कर रहा था और उसे लग रहा है कि नहीं भैया मोती ने तो अपनी इनकम को बराबर से डिस्क्लोज नहीं किया है. ठीक है. एंड ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्री मोती एज ऑन 1st of April 2020 एंड 1st of April 2022. तो सबसे पहले उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने मोती से कहा कि तेरा अकाउंट्स दे मेरे को सारा, ताकि मैं चेक कर सकूं तेरा इनकम जो है वो तूने सही डिस्क्लोज किया है या नहीं और उस पर जो टैक्स आता है अप्रोप्रिएट वो तूने भरा है या नहीं. बट मोती सेड कि मैं तो कोई अकाउंटिंग रखता नहीं हूँ, मुझे अकाउंटिंग आती नहीं और मैंने कोई अकाउंटेंट भी रखा नहीं, मुझे अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं. तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोले ठीक है फिर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो एक काम करो, आपके पास क्या क्या एसेट्स है बताते जाओ. तो 1 अप्रैल 2020 के दिन उसके पास क्या क्या एसेट्स थी और उस पर क्या लाइबिलिटीज थी और 1 अप्रैल 2022 के दिन यानी 2 साल बाद
उसके पास क्या एसेट्स है और उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज है, इसकी जानकारी अपने को उनसे मोती से लेकर उस असेसिंग ऑफिसर ने दी है कि ये सारी एसेट्स और ये लाइबिलिटीज। ड्यूरिंग these 2 years the domestic expenses was rupees 4,000 per month. Okay, and the declared incomes of the financial years were rupees 1,05,000 for 2021 and 1,23,000 for 21-22 respectively. तो 2020-21 की इनकम उसने रिपोर्ट की थी 1,05,000 और 2021-22 की इनकम उसने रिपोर्ट की थी 1,23,000। पहले ईयर की कितनी रिपोर्ट की थी? 1,05,000 और दूसरे ईयर की 1,23,000। और हमें अब कहा है इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन सही है या नहीं, या आप वर्किंग से हमें करके दिखाइए, कैलकुलेट करिए कि इन्होंने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है मिस्टर मोती ने वो सही था या नहीं, और उन्होंने ये प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हमें ये निकाल के दिखाना है कि ये दोनों ईयर्स के प्रॉफिट एग्जैक्टली थे कितने। अगर वो इतने ही रहे तो हम कहेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन गलत है, और अगर इससे ज्यादा आए तो हम कहेंगे कि उसका कंटेंशन सही है। ठीक है, तो सर ये इनकम को देख करके जरा देखते हैं अब इसके पास एसेट्स क्या क्या है। तो 1 अप्रैल 2020 के दिन इसके पास कैश इतनी थी, इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री यानी उसका कोई बिजनेस होगा, उसका गुड्स पड़ा होगा, वो गुड्स, सन्ड्री डेटर्स उसके इतने थे, उसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,90,000 रुपीज की, उसके पास वाइफ की ज्वेलरी थी 75,000 रुपीज की, एंड उसको मोती, मतलब मोती तो वो खुद ही है, हाँ, तो मोती के ब्रदर यानी उसके भाई को उसको 40,000 रुपए देना था और 35,000 रुपए उसके क्रेडिटर्स थे। दीज वर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2020। देन सर 2 साल होते होते मोती ने क्या अपना जो एसेट्स है उसको बढ़ा लिया? हाँ बिल्कुल, देखो क्या हुआ सर। 1 अप्रैल 2022 के दिन उसके पास कैश इन हैंड था 16,000, इन्वेंट्री था 91,500, डेटर्स उसके हो चुके थे 52,500, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000। ओहो, मोती ने गाड़ी भी ले ली थी, मोटर कार भी आ गई थी उसके पास 1,25,000 की, वाइफ की तो चांदी हो गई है, उसको भी ज्वेलरी उसने और दिला दी है। क्या पहले उसके पास ज्वेलरी कम थी? हाँ, और उसने उसको ज्वेलरी दिलाई है, गुड। एंड देन मोती से, देखो मोती को 40,000 रुपए देना था 1 अप्रैल 2020 के दिन, लेकिन 1 अप्रैल 2022 आते आते मोती के पास 20,000 बाकी हो गए इसके, तो 40,000 का देना तो हो ही गया, उल्टा 20,000 उसके पास और जमा हो गया, करेक्ट। एंड देन क्रेडिटर्स 55,000 के फाइनली उसके बचे थे, गुड। तो ये सारी जानकारी हमें दी है। आइए हमें इससे क्या करके दिखाना है, मिस्टर मोती की इनकम का असेसमेंट करके दिखाना है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, वेरी सिंपल। मेरे को यहाँ पर क्या करना है मैं समझ गया हूँ, दोनों ईयर्स के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हैं, तो डेफिनेटली मैं 1 अप्रैल 2020 की एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके 1 अप्रैल 2020 का उसका कैपिटल कितना है निकाल सकता हूँ। सिमिलरली 1 अप्रैल 2022 का भी एसेट्स और लाइबिलिटीज पता है, मैं 1 अप्रैल 2022 का भी उसका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके उसका कैपिटल निकाल सकता हूँ। दोनों ईयर के कैपिटल आ जाने के बाद मैं उनको कंपेयर करूंगा, तो ये पूरे 2 साल का उसका प्रॉफिट, क्योंकि देखो मेरे पास 1 अप्रैल 2020 का कैपिटल आएगा और 1 अप्रैल 2022 का, तो मैं सीधा 2 ईयर्स के कैपिटल्स का कंपैरिजन करूंगा। इसमें ड्राइंग्स अगर कुछ हो गए तो एडजस्ट करूंगा, कुछ एडिशनल कैपिटल अगर होगा तो पहले एडजस्ट करूंगा, फिर जो डिफरेंस बचेगा क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बीच वो डेफिनेटली प्रॉफिट या लॉस रहेगा, बस वो प्रॉफिट ढूंढेंगे। अगर वो प्रॉफिट इसके रिपोर्टेड प्रॉफिट से ज्यादा आया तो इनकम टैक्स ऑफिसर की वाह वाह हो जाएगी, उसका कंटेंशन सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी खा जाएंगे हम। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो मैं पहले करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या मैं इसे नाम ये भी दे सकता हूं कि मैं इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बुला दूं? हाँ, मैं इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बुला सकता हूं, ऐसा कोई मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो वैसा भी कर सकते हैं हम, और दोनों ईयर्स का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दोनों ईयर के उसके कैपिटल ढूंढ लेंगे। चलो वैसे ही करते फिर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन नहीं लिखेंगे हम उसमें, क्योंकि हम 2 ईयर्स का एक साथ बना रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
तो लाइबिलिटीज 1 अप्रैल 20 and 1 अप्रैल 22, assets 1 अप्रैल 20 and 1 अप्रैल 22. So, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. मेरे पास 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2022 के एसेट्स है. कैश इन हैंड, तो 1 अप्रैल 2020 को थी 25,500 और बाद में हो गई थी 16,000. इन्वेंट्री 56,000 and 91,500. Then sundry debtors 41,500 and 52,500. Then land and building 1,90,000, 1,90,000. Then wife's jewelry 'तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर वाइफ की ज्वेलरी हमारी बिजनेस की एसेट थोड़ी है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ बिजनेस की एसेट नहीं ढूंढ रहे या बिजनेस की इनकम नहीं ढूंढ रहे, हम मोती की इनकम ढूंढ रहे कि मोती ने कितना कमाया. तो ज्वेलरी खरीदने के लिए भी पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो पैसा कमाया होगा तभी ज्वेलरी खरीदी होगी, तो हमें उसकी कमाई ढूंढनी है. तो उसके पास क्या क्या है वो सारी बातें हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी ऐसा. तो वाइफ ज्वेलरी. देन लाइबिलिटीज में 40,000 ओइंग टू मोतीज ब्रदर, ओइंग टू ब्रदर. $40,000. Sundry creditors 35,000. अब 1 अप्रैल 2022 का देख लेते. मोटर कार 1,25,000. ओपनिंग में नहीं थी, वो 1 अप्रैल 22 को खरीदी है, मतलब उस ईयर में आ गई है. वाइफ ज्वेलरी हमने ऑलरेडी लिख दी 1,25,000. लोन टू मोतीज ब्रदर, तो लोन टू ब्रदर 20,000 and sundry creditors 55,000. ये तो मतलब मैंने बहुत छोटे बच्चों वाला काम किया है कि एसेट्स को एसेट्स में लिखा है, लाइब्रेरीज को लाइब्रेरीज में. अब मैं ले लूंगा फटाफट टोटल. तो 3,88,000 तो उसका कैपिटल हमें पता चल जाएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर है -75,000 करके, दैट इज 3,13,000. $6,20,000. 6,20,000 less 55,000 is 5,65,000. तो मुझे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल चुका है. अब मैं प्रॉफिट फॉर द 2 years ढूंढूंगा. तो सबसे पहले आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल. 1,422 को 5,65,000 का क्लोजिंग कैपिटल इसका आया है.
यानी 2 साल बाद इसका कैपिटल 5,65,000 का हो गया है। अच्छा, बट याद है मुझे क्वेश्चन में इन्होंने 4,000 रुपए हर महीने, ये ड्राइंग्स करता है, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस इसके 4,000 रुपए हर महीने के थे, जो उसने इसके ये पैसों में से ही किया होगा। ऑब्वियसली सभी चीजें हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है उसकी। तो सर ये ड्राइंग्स ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये क्लोजिंग कैपिटल कम होके आया होगा। आपको अगर समझने में इंटरेस्ट है तो यहां ध्यान देंगे, ये कैश इन हैंड जो है, अगर ये ड्राइंग्स नहीं करे होते उसने 4,000 पर मंथ के, तो डेफिनेटली ये ज्यादा होती, तो अपने आप ये कैपिटल ज्यादा आते तो अपने आप प्रॉफिट ज्यादा। पर उसने वो पैसे निकाल लिए, और पैसे निकाले तो निकाले, वापस उससे कोई चीज नहीं लाई है, खा गया वो पैसे वो। तो इसका मतलब और कोई एसेट उसकी जगह आई नहीं जो यहाँ कंसिडर हो रही है। इसीलिए ये जो ड्राइंग्स है ये हम पहले क्लोजिंग कैपिटल में ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए था। एक ये रीजन हुआ। और एक तरीके से अगर आपको समझाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो ड्राइंग्स है ये ऑब्वियसली हमारे ओपनिंग में से लेस होके क्लोजिंग कैपिटल आता है, तो इसलिए हम इसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में ऐड बैक कर दे रहे, सो दैट ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सिर्फ प्रॉफिट का बचे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 4,000 पर मंथ का वो ड्राइंग्स करता था, और हम जो प्रॉफिट ढूंढ रहे दैट इज फॉर 2 years। सो ऑब्वियसली हम इसको 96,000 से ऐड कर देंगे। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, तो दिस इज माय एग्जिस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल दिया होता तो वो मैंने यहाँ से लेस किया होता, क्योंकि वो मेरे कैपिटल को बढ़ाता है, बट वो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसे हटा देते हैं हम पहले, बट है नहीं यहाँ पर कुछ। और अब इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, विच मीन्स कैपिटल एज ऑन 1/4/2020, वो था 3,13,000 रुपए। तो 6,16,000 में से 3,13,000 माइनस किया, बचता है 6,61,000 में से 3,13,000 माइनस किया, बचता है 3,48,000। तो ये हमारा आया टोटल प्रॉफिट ऑफ द 2 years। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट रिपोर्टेड दिया हुआ है, उसने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है बताया है उसने कि मैंने कमाया है कुछ, तो कितना कमाया है उसने वो दिखाया है उसने। तो प्रॉफिट रिपोर्टेड 2021 एंड 21-22 ये उन्होंने दिए है 1,05,000 एंड 1,23,000। मतलब उसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2,28,000 का। तो ऑब्वियसली उसने कितना प्रॉफिट कम रिपोर्ट किया है, उसने 1,20,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। तो हमें ये नहीं बताना था कि उसने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है, हमें बस ये बताना था कि इनकम टैक्स ऑफिसर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मैं नीचे फाइनल आंसर लिख दूंगा, देयरफॉर contention of income tax officer about, उसका कंटेंशन था क्या, about Moti not disclosing full income is correct। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मोती ने अपनी इनकम जो है वो पूरी नहीं बताई, उसने 1,20,000 से अपनी इनकम कम बताई। इट्स नॉट करेक्ट।
एंड दैट्स इट। सो कुछ नहीं, इसमें भी हमने वही किया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए एंड उसका ये 2 इयर्स का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया हमने, जो कि 2 साल का गैप था। और फिर 1 अप्रैल 2020 यानी ओपनिंग के दिन उसका कैपिटल कितना था, और 1 अप्रैल 2022 यानी क्लोजिंग के दिन उसका कैपिटल कितना हुआ, और इस दौरान उसने ड्राइंग्स कितना किया, ये हमने एडजस्ट किया और हमें मिल गया क्या कि उसका ये 2 साल का प्रॉफिट एग्जैक्टली होना चाहिए था 3,48,000, बट उसने रिपोर्ट किया था 2 साल का प्रॉफिट सिर्फ 2,28,000, यानी 1,20,000 से उसने अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाया था, which was not correct. That's it. तो वेरी सिंपल। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हम पढ़ते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स ढूंढने के तरीके क्या होते हैं, अधूरी जानकारी से पूरी जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है अकाउंट्स में। सिर्फ अकाउंट्स की बात चल रही है, बाकी कोई बात मैं नहीं कर रहा, समझे ना? यस। अधूरी जानकारी से पूरी जानकारी कैसे निकाली जाती है, आइए हम अब वो सीखेंगे। चलो, बुक्स आपका लिखकर हो गया होगा, ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। 1,20,000 रुपए से इसका सप्रेस्ड इनकम है, सप्रेस्ड यानी इनकम कम दिखाना, सप्रेस्ड वर्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इनकम शोन लेस। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन दैट मोती हैज नॉट डिक्लेयर्ड हिज ट्रू इनकम इज करेक्ट सिंस मोती obviously declared 1,20,000 income less. So let us study techniques of obtaining what? Complete accounting information from incomplete information. Incomplete data से complete data को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो जनरल टेक्निक्स इन्होंने यहाँ पर समझाई। अब इन्होंने लिखा बहुत कुछ है, अब मैं वर्ड टू वर्ड तो पढ़ के आपको कुछ बताने नहीं वाला हूँ, या आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मेरा काम मैं आपको कर देता हूं क्या कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा जब आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दिए और उससे कंप्लीट डेटा बनाना, फाइनल अकाउंट्स आपको कंप्लीट करके देने। करे तो बड़ा आसान है, वरना ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि एकदम ऐसे सॉल्व हो जाए, फटाफट आपको सारी डेटा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सॉल्व ही ना हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपके बेसिक्स कैसे। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सजेस्ट which could uniformly be applied for preparing final accounts their firm. क्यों? Because books of accounts of different firms being incomplete in varying degrees. किसी का कैसा इनकम्प्लीट होगा, किसी का कैसा इनकम्प्लीट होगा, किसी का कैसा इनकम्प्लीट होगा। तो we cannot suggest you a specific formula कि आप ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा और आपको सारा डेटा मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो क्या इसके लिए आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होना? यस सर, एकदम स्ट्रांग होना। तो बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द मिसिंग वैल्यूज। जो जो सिंगल इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसके डबल इफेक्ट आप दे सकते हो, डबल इफेक्ट देने से और कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट आएगा ये भी आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड उसका ट्रायल बैलेंस फिर आप बना सकते हो। एक बार आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जानकारी क्वेश्चन में रहेगी कि आप उसके फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच सको आराम से। ओके, सो जब भी एक अकाउंटेंट इज एंगेज इन पोस्टिंग द अनपोस्टेड आइटम्स फ्रॉम द कैश बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स ही मे कन्फ्रंटेड विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स and the manner in which some of them may be dealt with is described below. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं कि ये आप कर सकते हो जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स करना चाह रहे हो। तो ये जो कुछ भी लिखा है इसी के आगे का पार्ट वो समझा रहे हैं, तो आपको ये ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा घर जाके कि क्या लिखा है। मैं तो सीधा आगे का पार्ट पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तब आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से चीजों को ढूंढ रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ। बट क्या हर एग्जाम्पल अपने आप में अलग होगा? हाँ, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ और एग्जाम्पल्स भी इस पे हम सॉल्व करें जो पेपर में आए होंगे, जो एग्जाम में आए होंगे, या जो कहीं और हमें मिल जाएंगे, एंड इससे हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। सो सबसे पहला आइडिया इन्होंने शेयर किया है कि इन द कैश बुक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी इधर जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनाना है। क्यों कैश बुक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी? बड़ा सिंपल है, कैश बुक इंपॉर्टेंट होने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, क्यों? क्योंकि कितना भी सिंगल एंट्री करो आप फॉलो, आप कैश बुक तो बनाते ही हो कि पैसा कहाँ कहाँ से आया
और पैसा कहां कहां पर गया, ये तो हर एक एंटिटी करेगी ही करेगी। तो कैश बुक में आपको बहुत सारे राज मिल जाएंगे, खर्चों की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आपने पैसा गया है तो उस नाम से लिखा होगा कि किस बात के लिए पैसा गया, पैसे कहां कहां से आए हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी, कुछ इनकम्स की जानकारी मिल जाएगी। यस सर, कैश बुक में आपको मिल जाएगा कि आपने कौन से क्रेडिटर्स के पेमेंट कर दिए हैं, कौन से डेटर्स से पेमेंट आ गए। अगर आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रखी है तो उसमें डिस्काउंट का भी कॉलम रहेगा, तो डिस्काउंट का भी आपको डेटा मिल जाएगा कि कितना डिस्काउंट आपने दिया हुआ है, कितना डिस्काउंट आपको मिला हुआ है। तो काफी सारी जानकारी हमें कैश बुक से बेसिकली निकल सकती है। देयर कैन बी सेवरल रिसीट्स एंट्रीज which have no connection with the business but which belong to the proprietor। तो ये एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, क्या बहुत सारी ऐसी रिसीट्स हो सकती है जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, बट पैसा बिजनेस में आया है, वो ओनर की पर्सनल रिसीट्स थी। तो क्या हम उन सब को सीधा सीधा कैपिटल कह सकते हैं? हाँ, जैसे इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, लीगसीज यानी उसको कुछ डोनेशंस मिले या कहीं से उसको गिफ्ट मिले, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर्स फ्रॉम हिज प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सारी अमाउंट्स डायरेक्ट कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे आप? कॉमन सेंस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑल्सो द कैश बुक में कंटेन एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स फॉर प्रोप्राइटर परचेजेस एंड हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये सबको क्या कर दोगे आप? सर इन सबको हम ड्रॉइंग स्ट्रीट कर लेंगे। तो मतलब हमें कैश बुक से बेसिकली सबसे पहला जो इन्होंने सिर्फ ये गाइडेंस दिया है कि ऐसा आप कर सकते हो, इससे काम होने वाला नहीं है। तो कैश बुक में आपको डेफिनेटली ये तो पता चल ही जाएगा कि पर्सनल चीजें क्या क्या है और बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या इनफ्लोस है। तो बिजनेस के रिलेटेड इनफ्लोस और पर्सनल इनफ्लोस को हम अलग अलग कर सकते हैं। जो भी उसके पर्सनल इनफ्लोस होंगे वो सारे उसका कैपिटल बन जाएंगे, क्योंकि पैसे बिजनेस में आए हैं। और सर जो भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे ड्रॉइंग्स बन जाएंगे, उसी कैपिटल से उन्हें लेस कर दिया जाएगा। बाकी जो बचेंगे वो डेफिनेटली बिजनेस के ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम हो सकते हैं, या बिजनेस के ही कैपिटल एक्सपेंसेस और इनकम हो सकते हैं। तो उन्हें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हमें देना है। अमाउंट बिलोंगिंग टू द बिजनेस आफ्टर कलेक्शन मे हैव बीन डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स और फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस। आपके पास पैसा आया भी था और आपने तुरंत किसी एसेट को खरीदने के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया था। आपके पास पैसा आया भी था और आपने तुरंत उस पैसे से कुछ खर्चे कर दिए थे, लाइट बिल पे कर दिया था, मतलब वो पैसा आया और गया। इसका मतलब सर वो रिकॉर्डेड है या नहीं कैश बुक में? तो नहीं हो सकता है, वो उसकी जानकारी आपको अलग से दे देंगे कि हमने ये एसेट खरीदा है कैश देकर, कि हमने ये एक्सपेंस पे किया था कैश देकर, यहां से पैसा आया और तुरंत हमने यहां लगा दिया उसको। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दैट पर्टिकुलर कैश विल बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। So on the other hand, the proprietor may have met some of the business expenses from his private resources। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ एसेट लाई तो हो लेकिन पैसे अपने जेब से दिए हो, तो वो भी उसका कैपिटल बनते जाएगा। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट एसेट और एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड शुड बी क्रेडिटेड। तो सर सोर्स क्या हो सकता है? आइदर हमारी कहीं से कैश आनी थी तो डेटर्स से पैसा आया था तो डेटर्स को क्रेडिट करो, और सर उससे किया क्या? उससे हमने मोबाइल फोन खरीदा तो मोबाइल फोन को डेबिट करो, क्योंकि ये कैश बुक में कहीं नहीं दिखेगा बट आपको मोबाइल फोन तो दिख रहा है। फिर मोबाइल फोन कहाँ से आया है ये ओनर को पूछा जा सकता है, तो आपको तो क्वेश्चन बताएगा कि मोबाइल फोन कहाँ से आया है। तो वो किसी डेटर से पैसा आया था, वो डेटर्स का पैसा हमने मोबाइल फोन खरीदने के लिए यूज कर लिया था। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि डेटर्स को क्रेडिट होगा यानी डेटर्स का बैलेंस कम होगा एंड मोबाइल फोन ऑब्वियसली डेबिट होगा, वो एसेट बन जाएगी। सर इससे ये भी तो जानकारी फिर मिल सकती है कि अच्छा डेटर्स का बैलेंस कम हुआ तो मतलब डेटर्स थे भी तो सही, तभी तो डेटर्स पैसे देंगे, यानी हमने क्रेडिट में सेल भी किया था तो क्रेडिट सेल भी बनते जाएगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके ठीक है। तो सर क्रेडिट सेल था तो सेल करने के लिए गुड्स भी तो थे, तो गुड्स से तो परचेज भी तो किया होगा, यानी हमने परचेज भी किया होगा, हमारे पास स्टॉक भी होगा। तो हमें ऐसा धीरे 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 एक एक चीज करते जाना पड़ेगा। फिर अगर परचेज नहीं पता चल रहा है या कितना वो माल था नहीं पता चल रहा है तो सेल पता है तो प्रॉफिट का डेटा देंगे कि हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितना मार्जिन कमाते हैं। वो मार्जिन आप सेल्स में से हटाओगे तो आपको पता चलेगा उसका कॉस्ट कितना, तो कॉस्ट इतना, तो वो डेफिनेटली या तो ओपनिंग स्टॉक में होगा या परचेजेस में होगा। मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ऐसा आपको एक चीज से क्या क्या और हो सकता है वो सारा सोचना पड़ेगा और फिर उनका कनेक्शन लगाना। वैसे फाउंडेशन लेवल पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट कुछ करेंगे,
बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकते हैं डेटा से कि आप आराम से सारी चीजें कर लो, बट बेसिक्स क्लियर होना। इफ कैश इज शॉर्ट, बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब कैश अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें कैश कम आएगी या कैश ज्यादा आएगी। कैश अकाउंट मैंने बनाया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड की टोटल कम आ रही है, मतलब अभी भी बैलेंस बच रहा है, जबकि मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है कैश का, डेबिट में कुछ तो एक आइटम मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है देखना पड़ेगा। वो डेटर से कलेक्शन हो सकता है, वो कैश का सेल्स हो सकता है, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक हो सकता है, वो कुछ और भी इनकम हो सकती है। वो किससे रिलेटेड है, क्या क्या आ गया है और क्या बचा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। उस अकाउंट को देखकर आपको ये समझ में आएगा कैश अकाउंट को। तो इफ कैश इज शॉर्ट because the proprietor had withdrawn amount without any entry having been made in the cash book, the proprietor's capital should be debited। तो ये अलग चीज बोल रहे कि अगर कैश कभी शॉर्ट आ गई तो ऐसा हो सकता है कि प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल कामों के लिए पैसे निकाले हो पर रिकॉर्ड ना किए हो, क्यों तो पर्सनल काम थे ना उसके, तो वो उसने रिकॉर्ड नहीं किए हो, तो वो अब आपको ड्रॉइंग्स बोल के ट्रीट कर लेना पड़ेगा अगर कैश कम है तो। ओके, बाकी तो आपको समझ जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट क्या करना है। Where the benefit of an item of an expense is received both by the proprietor and the business। ये भी याद रखें सर, अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसका फायदा बिजनेस को भी मिला है और जिसका फायदा ओनर को भी मिला है, तो ओनर का फायदा तो ड्राइंग्स बोल के जाना चाहिए और बिजनेस का फायदा तो बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स में जाना चाहिए, ये भी हमें पता है, ठीक है। सो इन द एंड इट विल बी पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायल बैलेंस आफ्टर डूइंग ऑल दैट and students are advised to prepare a trial balance as it will bring out any mistakes committed while making the above adjustments। तो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, हो सकता है वो टैली ना हो, तो आपको समझ आएगा कि अरे यार कुछ तो अभी भी मिसिंग है, हमने अभी तक कुछ तो है जो हमने उसका इफेक्ट दिया नहीं होगा, या फिर हमने वो समझा ही नहीं है या ढूंढा ही नहीं, तो आपको फिर वो ढूंढना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस जब टैली हो जाएगा तब आप निश्चिंत हो सकते हो कि अब मुझे सारा डेटा मिल गया है, अब मैं इसे बना देता हूँ फाइनल अकाउंट्स ऐसे। तो अब ये ना, ये जो ऊपर उन्होंने सब हमें समझाया, तो अभी एक एक पार्ट में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश बुक से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेजेस यानी सेल्स बुक और परचेज बुक से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी उससे करना पड़ेगा, ये तो आपको बस एक आइडिया देने का काम चालू है। तो अगर कैश बुक की बात करें तो कैश बुक कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, ऑब्वियसली कैश कॉलम, बैंक कॉलम, दोनों कॉलम रहेंगे। हाँ सर, ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, देन सर कैश में सेल किया होगा या बैंक अकाउंट में पैसा लेके सेल किया होगा, पैसा बैंक में आया तो बैंक को डेबिट होगा, कैश में आया तो कैश को डेबिट होगा, क्रेडिट सेल्स को होगा। कलेक्शन किया होगा डेटर्स से, और भी कहीं से कुछ इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, रेंट कुछ भी आया होगा तो वो सब आपका रिसीट्स में आएगा। एंड पेमेंट में सर एक्सपेंसेस जो पे किए होंगे, सर परचेजेस किए होंगे कैश में या बैंक से, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा, सर कुछ हमने खुद के लिए खर्चे किए होंगे ड्राइंग्स, सर पेटी एक्सपेंसेस पे किए होंगे, रेंट पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिपेयर्स, सारे खर्चे ये, वेजेस, और फिर क्या आ जाएगा फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। सपोज आपको सब कुछ दिया इस अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस तक दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड, लेकिन फिर भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड की टोटल कम। सर सब रिकॉर्ड करने के बावजूद ये हो रहा है, हाँ, तो फिर डेबिट में कुछ तो भी मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है तो आपको अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या आ गया है और क्या ऐसा हो सकता है जो आना चाहिए था पर आया नहीं। सर वो तो कुछ भी हो सकता है, यस वो कुछ भी हो सकता है, बाजू वाले ने पैसा दिया भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में दी हुई जानकारी के हिसाब से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये कैश सेल हो सकता है या ये डेटर से कलेक्ट हुआ हो सकता है। जनरली स्टूडेंट लेवल पर होता है कि वो ज्यादातर तो कैश सेल ही होता है, कि कैश सेल आपको दिया नहीं था तो सेल्स किया होगा कैश में, वो कैश आई होगी इसलिए वहां पर बैलेंस बच रहा है। बैंक में अगर बैलेंस बचता है तो जनरली वो भी बैंक सेल हो सकता है या फिर वो बैंक इंटरेस्ट भी हो सकता है। बहुत बार इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करते, तो बैंक इंटरेस्ट आया होगा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा, तो अपने आप इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होगा जो आपकी इनकम बनेगा, जो बाद में आप पीसी में लिखोगे, आपको फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाना पड़ेगा ऐसे। सो ये देखो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपको कैश के सारे ट्रांजैक्शंस दिए, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक बैलेंसेस भी दिए हैं, और उसके अलावा जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो उन्होंने लिस्ट बना के दी।
एंड वो चाहते हैं कि आप इससे कैश बुक बना के दिखाओ और फिर इस कैश बुक की मदद से ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें क्या मिसिंग है। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ में ही बना दे रहा हूँ, ये मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ फेयर बनाने की जरूरत है अभी, तो आप सिर्फ देख तो भी हो जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक ही कॉलम में बना देता हूँ पूरा, फिर देख लेंगे अगर उन्होंने कुछ बैंक, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ना बैंक वगैरह के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं लिखा है, तो मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि ये सारे ट्रांजैक्शन कॉमनली हो रहे हैं, यानी कैश बुक का कैश और बैंक कॉलम एक ही कॉलम है। ठीक है, सो सर ओपनिंग बैलेंसेस दिए 250 कैश का है और 5400 बैंक का बैलेंस है। अच्छा, बैंक में ओवरड्राफ्ट दिया है, तो क्या वो अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा? अब ये मैं डेबिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ 250 रुपए और क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ 5400? अगर आपको नहीं समझता, दरवाजा खुला है, आप आराम से घर जाओ, क्योंकि ये समझने की लेवल अब गई। ठीक है, कि ये डेबिट में 250 क्यों लिखा और क्रेडिट में 5400 क्यों लिखा, कॉमन सेंस है। कैश परचेजेस किए 3000 के, देन कलेक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स किए थे 45,600 रुपए के, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर किया था 750 रुपए का, परचेज ऑफ मशीनरी की थी 12,000 रुपए की, पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स किए थे 26,370 रुपए के, एक्सपेंसेस पे किए हैं 8,450 रुपए के, फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर 5,000 रुपए का, ड्रॉइंग्स किए थे 3,230 रुपए के, एंड कैश बैलेंस क्लोजिंग में दिख रहा है 310 रुपए और बैंक में भी बैलेंस हो चुका है 1180 रुपए का। तो सर अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है और सारा पैसा कहाँ कहाँ से आया दिया है और कहाँ कहाँ गया दिया है, क्या ये ऑब्वियस हो गया कि मैंने ये सारी चीजों को कैश में ही ट्रीट किया है? हाँ, कि कैश में ही आया है, कैश में ही गया है, ऐसे ही मैंने ये ट्रीट किया है, क्योंकि वैसे ही उन्होंने लिखा था कि ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग ये, तो ये बीच में सब कैश का ही दिया होगा, ऐसा है अज्यूम कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन नहीं है प्रॉपर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैश बुक में मिसिंग वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो मैं इसकी टोटल ले लेता हूँ पहले। क्रेडिट साइड की टोटल जैसे ही मैंने ली, so it comes to 59940. So if everything has been recorded in this cash book, then it must tally. So debit side का भी टोटल इतना ही आना चाहिए, तो -250 -45,600 -750 -5,000। पर ऑब्वियसली डेबिट साइड की टोटल दूर दूर तक दिख नहीं रही थी, 59,000 तक आएगी, तो 8,340 रुपए यहाँ पर कम है, विच इज वॉट बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो अब ये क्या हो सकता है ये हमें देखना पड़ेगा। सर वैसे तो ये बहुत कुछ हो सकता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, बट बताओ क्या डेटर से पैसा आता है जनरली बिजनेस के पास? हाँ, और वो कितना आया है वो उन्होंने दे दिया है, मतलब अब ये मिसिंग फिगर जो है, या सॉरी ये बैलेंसिंग फिगर जो है, ये डेफिनेटली डेटर से कलेक्ट किए हुए पैसे तो नहीं। सर और लिए होंगे जो रिकॉर्ड नहीं किए होंगे? हाँ, अजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है। देखो अजम्पशन खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, मैं अच्छा करना सिखाऊंगा, खराब आपको करना तो आप कर सकते हो, बट सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा खराब बोल रहा हूँ। खराब गलत ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है, वो अजम्पशन सही भी हो सकता है। आपने सोचा फिर से डेटर से ही पैसे आए थे तो क्या गलत है? आपने सोचा सर इंटरेस्ट आया था, हमने ब्याज पे पैसे दे रखे थे, उसका इंटरेस्ट आया था 8,340, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ मुझे जितना क्वेश्चन देख के लग रहा है ये डेफिनेटली क्या है, कैश सेल्स, क्योंकि कैश परचेज दिए बट कहीं पे कैश सेल्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो सर अब बैलेंसिंग फिगर है तो बेस्ट अजम्पशन लगाना पड़ेगा इधर। तो बेस्ट अजम्पशन मतलब क्या? अजम्पशन तो अनगिनत हो सकते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस किए जा सकते हैं, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा, पर हमें लगाना है बेस्ट अजम्पशन कि सबसे बेस्ट क्या लगेगा। बाकी तो जो होगा वो होगा। अभी इनकम्प्लीट जानकारी को कंप्लीट कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट भी करोगे तो वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, वो कंप्लीट तो कभी हो नहीं सकता। आ रही क्या बात समझ? यस। तो ऑब्वियसली आपको कैश सेल्स ये अज्यूम कर लेना कि ये कैश सेल्स होगा। हमारी बात समझ? हाँ सर, सपोज कैश सेल्स भी दिया होता 10,000 का, अब बोलो क्या हो जाता? सर अब खेल उल्टा हो जाता, अब क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता, तो ये टास्क थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता। सर पहली बात तो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो अब जो बचा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे और पैसे पड़े होंगे, वो क्लोजिंग बैलेंस में ऐड कर देते। उसने गलत बैलेंस दे दिया होगा, उसने कैश बराबर काउंट नहीं करी होगी, दूसरे जेब में पैसे पड़े होंगे। अजम्पशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे अजम्पशंस नहीं करोगे। तो अगर कैश सेल भी क्वेश्चन में दे देते हैं, अब मैं अगर इनकी टोटलिंग फिर से करूं
तो 1660 रुपीज बचेगा। अब ये डिफिकल्ट टास्क है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दी उन्होंने। कैश में परचेज दिया है, देन सर परचेज ऑफ मशीनरी दिया है, देन सन्डी क्रेडिटर्स को पे किया दिया है, कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं, सर ड्राइंग्स भी दिए हैं, सारे जो भी पैसे देने थे वो उन्होंने दिए हैं। तो ये क्या हो सकता है सर फिर? अब व्हाट दिस मे बी? तो सर अब अजम्पशन लगाने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या क्या अज्यूम आप कर सकते हो, तो बताइए 1660 रुपए क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पे किया है, ये तो मैं ही बता रहा हूं आपको कि पैसा पे हुआ है, पेमेंट साइड में आ रहा है बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकता है? सर हमने रेंट भरा होगा, रेंट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर हमने ना कुछ तो, हमने समझो ऑफिस में सर कुछ तो रिपेयरिंग करवाई होगी, मान लो, क्या प्रॉब्लम है? सर ये ना ड्राइंग्स गलत लिख दिए होंगे उसने, उसने जो ड्राइंग्स किए ना इतने ही लिखे, एक्चुअली उसके ड्राइंग्स ये दोनों मिलाकर है। वो सही लिखता तो बैलेंस बराबर टैली हो जाता, वो भी हो सकता है। तो आप जो चाहो वो मान सकते हो, पर आपको मानना है बेस्ट अजम्पशन। तो अब बेस्ट अजम्पशन तो यही होगा कि कुछ तो एक्सपेंस होगा जो रिकॉर्डेड नहीं है, पर उसका नाम नहीं बता सकता मैं, तो मैं लिख दूंगा एक्सपेंसेस, बस बैलेंसिंग फिगर। और उन्हें फिर इन एक्सपेंसेस के साथ ही मैं क्या कर दूंगा, ऐड। इन एक्सपेंसेस के साथ बाद में जब पीडी में लिखूंगा तो ऐड कर दूंगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यही होगा, क्योंकि ड्राइंग्स भी उन्होंने दिया हुआ है। ड्राइंग्स नहीं देते तो फिर ये सब मिला के बैलेंस आता और उतना ही ड्राइंग्स हमारा होगा, ऐसे। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर तो कैश सेल था 8340 का, आगे बढ़े। ये हुआ कैश बुक का एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। अब सेल्स लेजर और परचेज लेजर से क्या क्या हो सकता है? तो दिस इज बेसिकली माय सेल्स लेजर। देखो क्या क्या जानकारी होती है सेल्स लेजर में। आपने सेल्स बुक बनाया है, सेल्स बुक आपने 11th स्टैंडर्ड में बनाया है, फिर फाउंडेशन में स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स है पहले दो उनमें है, तो हम लास्ट में देखने वाले, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये लोग फालतू क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। परचेज बुक बना के दिखाओ, सेल्स बुक बना के दिखाओ, कभी बिल्स रिसीवेबल बुक पूछ लेंगे, कभी आपको कैश बुक पूछ लेंगे। कल मैंने क्वेश्चन दिखाया था, उसमें आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक पूछा था उन्होंने, याद है? फाइनल अकाउंट्स के जब हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे तो उसमें मिला था। तो हम वो भी देखेंगे सारे जाके सब्सिडरी बुक्स पर एकदम लास्ट में। तो ये ओपनिंग कस्टमर बैलेंस, फिर उसको सेल क्या किया, बिल डिसऑनर हुआ होगा तो फिर से डेटर्स बन जाएगा, टोटल डेबिट्स कितने, कैश कितनी आई, डिस्काउंट कितना अलाउ किया, बिल क्या आ गया उससे, तो बिल आ गया होगा तो अब डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, एंट्री होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपने सीखा हो ढंग से तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ऑब्वियसली डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है, तो यहां तक सारे डेबिट्स हो गए। ओपनिंग कितना था कस्टमर का, और नया कितना उधार बेचा, जो बिल डिसऑनर होगा वो फिर से ड्रॉवी को डेटर बनाएगा हमारे बुक्स में, तो फिर से डेटर बढ़ जाएगा। तो टोटल डेबिट्स हुए, फिर कैश क्या आ गई, ये कम करेगा डेटर को, डिस्काउंट क्या दिया, ये कम करेगा डेटर को, बिल्स क्या रिसीव हो गए, उसने एक्सेप्ट करके दे दिए तो ये डेटर से हटेगा, बिल्स रिसीवेबल में चल जाएगा। सेल्स रिटर्न्स क्या हो गए, तो सेल्स रिटर्न्स ऑब्वियसली ये डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, सर उसने पैसे डुबा दिए तो बैड डेट्स हो जाएगा। एंड ये सारे टोटल क्रेडिट्स, जब आप टोटल डेबिट्स में से टोटल क्रेडिट्स लेस करोगे, you'll get the balance। ओके, सिंपल। तो अगर ऐसा सेल्स लेजर आपके पास अवेलेबल है, इसमें तो कितनी सारी जानकारी है, ये एक जानकारी, ये दो जानकारी, ये तीन जानकारी, ये चार जानकारी, ये पांच जानकारी है, और ये 6 जानकारी है। ये सारी चीजें आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में काम आ सकती है, और ये तो आपके बैलेंस शीट की एसेट बनेगा, बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द डेटर्स। जैसे सेल्स लेजर, तो सर इससे तो बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, खर्चे भी निकल सकते हैं यहाँ से, नुकसान भी निकल सकते हैं, और यहाँ से हम सेल्स यानी कमाई भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम क्लोजिंग बैलेंसेस भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस तो भी लग रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। क्या आपको याद है, हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जब कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता है तो हम वहां पर सर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। एक क्वेश्चन तो सर याद आ रहा है ऐसा, जिसमें ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस भी नहीं था, तो पहले हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, उसमें हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, उससे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढा, वो ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके गए, फिर ओपनिंग कैपिटल फंड आया, तब जाके हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। तो वैसा ही यहाँ पर अगर कभी आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस नहीं पता है और ढूंढना है, तो ये सारे ओपनिंग आइटम्स आपको आइडेंटिफाई करने, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, उससे ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा, और फिर उसी की मदद से आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हो, ऐसे। चलो ठीक है, तो सर ये सेल्स लेजर से काफी सारी जानकारी हमें मिल सकती है।
इसी के लिए हम डेटर्स अकाउंट भी बना सकते हैं, डेटर्स अकाउंट भी हम इसी के लिए बना सकते हैं। यानी सेल्स लेजर अगर आपको इतना डिटेल दिया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे वर्किंग नोट बना के काम हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा ना लिखकर सेल्स लेजर का फॉर्मेट ना यूज कर उन्होंने इतना पैसा डेटर से आया, इतना गया, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ऐसी जानकारी दी है, तो ये अकाउंट बड़ा काम का हो सकता है उस केस में, क्योंकि इससे फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कुछ ना कुछ रहेगा जो हमारे काम की चीज रहेगी। एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। समझो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है डेटर्स का 5,000, ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल्स किया वो दिया है 38,000, कुछ बिल डिसऑनर हुए थे वो भी दे दिए 280, उससे डेटर्स बढ़ते हैं, आपको एंट्री पता है ऑलरेडी, ड्रॉवी यानी डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो ये पोस्ट हुआ है यहाँ पर। कुछ इंटरेस्ट अगर आपने उनको चार्ज किया है तो सर वो भी उनको डेबिट होता है, आपने ऑलरेडी ड्रॉवी का अकाउंट ड्रॉवर के बुक्स में बनाया है, ये वही बन रहा हूँ, ये वही बना रहा हूँ मैं। ओके सर, कुछ पैसे उसने हमें दे दिए थे हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया था, कुछ बिल उसने एक्सेप्ट करके दिए थे और क्लोजिंग बैलेंस दिया है सर, लेकिन ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, तो कौन से साइड में डिफरेंस है देखो, और वो क्या हो सकता है आपको गेस करना पड़ेगा। तो सर 280 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड, डेफिनेटली सर वो बैड डेट्स होगा। सर अगर बैड डेट्स दे दिया है लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया है, अब 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो वो डेफिनेटली डिस्काउंट अलाउड होगा। सर आप ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि एक्चुअली बैड डेट 780 के हुए होंगे? हाँ तो 280 दे रहे थे तो 780 देने में क्या दिक्कत थी क्या उन्हें? तो ऑब्वियसली आप ऐसा ही कुछ मानोगे जो नहीं दिख रहा है, पहला अजम्पशन तो यही रहेगा। बाकी तो देखो आपने जो माना वो सही है, उसको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जून के बाद खुद को सितंबर अटेम्प्ट में पाते हो तो समझ जाना नहीं मिले थे, और अगर नहीं पाते हो तो समझ जाना मिल गए थे। बढ़िया, बराबर, यस सर। तो 500 रुपए ये अगर बैलेंस आया तो डिस्काउंट, सपोज आपको डिस्काउंट भी दे दिया, अब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है? सर ये भी डिस्काउंट दिया होगा हमने। नहीं नहीं सर, बैड डेट्स एक्चुअली 10,280 के हुए थे। अरे नहीं बाबा, वो कैश आई होगी, उससे कलेक्शन हुआ होगा, पैसा आया होगा। इसी का दूसरा इफेक्ट हो सकता है कि कैश बुक में दो चीजें मिसिंग थी, तो पहले ये यहां से ढूंढो, वहां लिखो, फिर वहां क्या बचा वो पता चलेगा, तो वो ढूंढो और फिर आपको पूरा कैश बुक भी कंप्लीट होगा, तो सारे आइटम्स मिल जाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ऐसे होप्स आप समझ गए। आइए एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं इस पर। तो इलस्ट्रेशन 6 हम साथ में कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन नहीं है जो आपको एग्जाम में आने वाला है, ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है जिससे एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ समझाया जाएगा। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में, आइए पहले पढ़े। कैलकुलेट द बैड डेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ तो उन्होंने मतलब ऐसा डायरेक्ट खोल के रख दिया है कि ये लो आप क्या ढूंढना है हम पहले बता दे रहे, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, ऐसा जनरली होगा नहीं। यानी क्या, आपको ऐसा बताएंगे नहीं कि ये ढूंढना है, तो आपको सोचना है कि क्या होगा वो डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिए, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है। ओके, तो सर हम क्या करेंगे, जो भी जानकारी दिख रही है वो सारी की सारी डेटर्स से रिलेटेड है, तो हम फटाक से बढ़िया सा डेटर्स अकाउंट बना दें। ओके, ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ ब्रॉट डाउन होगा, अगर ये आप नहीं जानते तो ये चैप्टर आपके लिए है ही नहीं फिर, क्योंकि आपको इसमें ये बेसिक जानकारी होना कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आता है, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ आता है, और वो किस तरीके से लिखा जाता है, कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी, ये सब आपको बेसिक्स पता होना। क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7 लाख रुपए का, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस भी हाथों हाथ लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख रुपीस। देन सर अमाउंट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम डेटर्स, एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में आ गया, लिख दिया कैश ऑब्लिक बैंक 6 लाख रुपीस। डिस्काउंट अलाउ किया था 10,000 का, एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। देन सर क्रेडिट सेल्स किए थे 11,40,000 के, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट, 11,40,000 का उधार माल बेचा, इससे डेटर्स बढ़ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, इन्होंने हमें बिल एक्सेप्ट करके दिए थे, तो एंट्री होती है हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हम टू ड्रॉवी अकाउंट बोलते थे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे, अभी हम बोलेंगे टू डेटर्स अकाउंट। डेटर मतलब ही ड्रॉवी, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने के बिल्स आ गए थे उससे एक्सेप्ट होकर? 3 लाख रुपीस के बिल्स आ गए थे। ग्रेट। तो अगर इतना ही सब कुछ हुआ था तो ऑब्वियसली अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, पर अगर ये अकाउंट टैली नहीं होता है तो फिर देखना पड़ेगा कौन से साइड डिफरेंस है और वो कितना है, और फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि वो क्या हो सकता है। तो 16,40,000 आ रही है टोटल डेबिट साइड की, जो मुझे ज्यादा दिख रही है साफ साफ। 6 लाख माइनस किया, 10,000 माइनस किया, 3 लाख माइनस किया और 7 लाख माइनस किया, बच रहा है 30,000 रुपीज। सो ये 30,000 बैलेंसिंग फिगर है। नाउ व्हाट कैन दिस बी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर पैसा आ गया लिखा हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ लिखा हुआ है, गलत बात है सर। डिस्काउंट एक्चुअली ना 40,000 का दिया था, 30,000 लिखे नहीं, 10,000 लिख दिए, तो ये भी अजम्पशन हो तो सकता है, लेकिन बच्चों हम ये अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, बैड डेट्स, ऐसा होगा, बस बात खत्म। चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल। तो ऐसा आपको अभी इसमें कुछ भी मिसिंग हो सकता है। कभी कभी क्या करेंगे, बैड डेट्स दे देंगे तो सब दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में ना क्रेडिट सेल्स नहीं। आप टैली करोगे, डेबिट में डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे यार ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो डेटर्स के डेबिट में मिसिंग फिगर वो भी इतनी बड़ी, क्रेडिट सेल के अलावा और क्या हो सकता है? समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कैश सेल्स ढूंढने थे क्योंकि आपको कैश अकाउंट में उसे लिखना था ताकि कैश अकाउंट कंप्लीट हो सके, लेकिन कैश सेल पता नहीं चल रहा था पर टोटल सेल दिया हुआ था, पर टोटल सेल में से क्रेडिट सेल कितना है वो भी नहीं पता चल रहा था। तो पहले आप बनाओगे डेटर्स अकाउंट, यहां से ढूंढोगे क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स लिखे जाओगे, उस सेल्स में से टोटल सेल्स में से माइनस करोगे तो मिलेगा कैश सेल्स, वो कैश सेल्स लिखोगे कैश अकाउंट में तो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या है फिर आपको वो सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट बन गया। तो मेरे हिसाब से ये हो गया होगा। ये रहा, ये बैड डेट्स आएगा 30,000 का, फालतू क्वेश्चन था क्या? जैसे बच्चों डेटर्स वैसे ही क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, अगर ये मुझे बोलना पड़े तो आगे मैं क्या बोलूंगा ये भी आपको पता है, ठीक है? यस। तो आइए इस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर फटाक से, मैं तो इधर ही कर रहा हूं, आप नोटबुक में करेंगे। तो कैलकुलेट द क्रेडिट परचेजेस, ये यहाँ बता रहे कि ये कैलकुलेट करो, बाद में बताएंगे नहीं क्या करना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या निकलेगा उस अकाउंट से। तो मैंने बना दिया क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या क्रेडिटर्स के केस में ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हैं? हाँ, तो 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, ब्रॉट डाउन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ये ऑब्वियसली डेबिट साइड में कैरिड डाउन होगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपए, ये मैंने कैरिड डाउन कर लिया। पेमेंट्स मेड इन कैश, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,50,000 के हमने पेमेंट किए क्रेडिटर्स को। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऑब्वियसली डिस्काउंट मुझे मिला है तो डिस्काउंट मेरी कमाई और क्रेडिटर्स का बैलेंस उतने से कम होगा, तो क्रेडिटर्स को होगा डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है। और अब कुछ है नहीं तो इस अकाउंट को टैली करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ऑब्वियसली ज्यादा है विच इज 13,70,000। 13,70,000 में से अगर हम ये 4 लाख माइनस कर दे तो बचेंगे 9,70,000। ऑब्वियस है कि ये 9,70,000 क्या होगा सर? ये होगा हमारा क्रेडिट में खरीदा हुआ माल, दैट इज क्रेडिट परचेज। बस बात खत्म, होप सो आपको समझ में आया होगा। सर समझो इसमें क्रेडिट परचेजेस दे देते, ध्यान देना एक मिनट, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ नया भी कर देता हूँ यहाँ पर। समझो यहाँ क्रेडिट परचेजेस आपको दे देते, सर कितने देते? एग्जाम्पल के लिए ले लेते, उन्होंने अपने को क्रेडिट परचेजेस दिए है 9,40,000 के, कितने के? 9,40,000 के। 9,40,000 का क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये अकाउंट फिर टैली नहीं हो रहा,
13,70,000 में से 13,40,000 आया क्रेडिट साइड में, तो 30,000 बच गया। तो अब आप बताओ ये 30,000 क्या हो सकता है? ये 30,000 क्या हो सकता है? सर 30,000 हमने ना उनको माल बेचा होगा। हाँ, तो फिर वो क्रेडिट परचेज क्या है? हमने माल सेल क्या परचेज किया होगा उससे, और ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं। तो एक यहाँ से आंसर आ रहा है कि सर बिल्स पेबल क्या किए होंगे, दिए होंगे एक्सेप्ट करके। गलत जवाब, बिल्स पेबल डिसऑनर कर दिए होंगे, इसलिए फिर से क्रेडिटर्स में वो बढ़ जा रहा है। जब आप बिल्स पेबल डिसऑनर करते हो तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। आप एंट्री फिर से क्या करते हो, सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल फिर से आ गया हमारा टू क्रेडिटर अकाउंट यानी टू ड्रॉवर अकाउंट, तो ड्रॉवर को फिर से क्रेडिट हो जाता है। तो बिल्स पेबल डिसऑनर्ड है, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड है। समझ गए होंगे कि सर ये मिसिंग फिगर कभी कभी सरदर्द बन सकता है, समझ ही नहीं आएगा कि क्या ले इसे, ठीक है। बट मैंने आपसे कहा कि फाउंडेशन लेवल पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको समझ ही ना आए, क्योंकि अभी आपका दिमाग कच्चा है, आपको पूरी बात अभी समझ में नहीं आती है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 7। चलो, इसमें परचेज ढूंढना था। क्या जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया परचेज से रिलेटेड डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके पहले बताया सेल से रिलेटेड डेटर्स अकाउंट, उन्हें बना के आप मिसिंग वैल्यू क्या है ढूंढो, वो मिसिंग क्या होगा ये गेस करो, अज्यूम करो, और फिर आप उसे रिकॉर्ड करो। तो आपको एक एक आइटम ऐसे ढूंढते जाना है। जब सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट्स बनाओ, मजे करो, आगे बढ़ो। समझ में आ गया? हाँ सर, ये नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में भी तो ऐसी जानकारी हमें दी हो सकती है कि रेंट एंड रेट्स, सर 2200 रुपये हमने पे कर दिया था, 300 रुपये हमने बैंक से पे किया था, और 100 रुपये अभी तक देना बाकी है, और 2600 रुपये हमने प्राइवेट फंड से पे किया था, एंड प्री पेमेंट कर रखा है 150 रुपये का। तो ये देखो, ये टोटल 2600 रुपये हमने पे कर रखा है हमारे जेब के पैसों से, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। अभी क्वेश्चन में कैसा रहेगा वो तो अलग अलग सिचुएशन आएगी, बट खुद के जेब में के पैसों से 2600 रुपये पे किया है, जिसमें से 150 रुपये प्री पेमेंट है, यानी वो अगले पीरियड का रेंट दे दिया है हमने। तो क्या हट जाएगा, तो इस साल का खर्चा एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 2450 रेंट एंड रेट्स का। हाँ, और सर ये पैसा आपने प्राइवेट फंड्स में से दिया है तो ये कैपिटल को क्रेडिट होगा, तो इतने से कैपिटल बढ़ेगा और इधर एक्सपेंस बुक होगा। सर वो एक्सपेंस बाद में लॉस बन के कैपिटल से ही लेस होने वाला है। हाँ, तो वही तो होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते किसको है फिर। पर अभी आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि प्राइवेट से पे किया है तो ये 2450 का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा, क्या ये 150 रुपये की एसेट रिकॉर्ड होगी, 150 रुपये आपने प्री पेमेंट किया है तो ये 150 रुपीज का एसेट रिकॉर्ड होगा। हाँ सर, मतलब सर कैपिटल को क्रेडिट एक्चुअली 2600 होगा, 2450 नहीं होगा। 2450 एक्सपेंस में जाएगा, 2600 का कैपिटल बनेगा, और 150 रुपीज की एसेट बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और फिर ये 2450 बाद में यहाँ से वापस से लेस ही हो जाएंगे एक्सपेंडिचर, जब लॉस या प्रॉफिट में से लेस होके आएगा तो डेफिनेटली आपका ये 150 ही बचेगा, तो आपका बैलेंस शीट बराबर टैली है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ क्या उससे सारा काम हो जाने वाला है? नहीं, जब तक एग्जाम्पल सामने नहीं आता मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने स्टार्टिंग में आपको लाइन पढ़ा दी, वी कैनॉट सजेस्ट अ स्पेसिफिक फॉर्मूला because the degree of incorrect or incomplete information may vary from person to person, from business to business. Okay, तो सर ये और भी कुछ खर्चे इन्होंने दिए हैं। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने फिर से आपको एक एग्जांपल दिया है जिसमें क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और डिस्कस किया। आइए हम देखते हैं, हम कैलकुलेटर पे कोशिश करते हैं कि क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल इससे निकाल सकते हैं क्या। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, इन्वेंट्री का 20,000 है, क्रेडिटर्स का 12,300 है, डेटर्स का 15,000 है। अब ध्यान देना मेरे पास पहले, क्लोजिंग बैलेंसेस 31 मार्च 22 के दिए हैं, इन्वेंट्री का 15,000 है, क्रेडिटर्स का 13,800 है, डेटर्स का 25,600 है। अभी मुझे पता नहीं है, आप भूल जाओ कि हमें इसे परचेजेस और सेल्स ढूंढना है, ये भूल जाओ आप, हमें नहीं पता, ठीक है, आप भूल गए, वेरी गुड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, कैश सेल्स है, कैश परचेजेस है, डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, एंड डिस्काउंट अलाउड है। इतनी सारी जानकारी हमको क्वेश्चन में कहीं तो दी है, इसके अलावा भी और बहुत सारी जानकारी होने वाली है।
सर अब देखो, जो स्मार्ट होगा बच्चा वो ये तो समझ जाएगा कि जब डेटर्स क्रेडिटर्स दे रहे मतलब उधार माल खरीद रहे बेच रहे, तभी डेटर्स क्रेडिटर्स आता है। लेकिन कैश में भी खरीदा बेचा जा रहा है, करेक्ट है। तो क्या कैश में भी है, डेटर्स क्रेडिटर्स भी है, मतलब क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग है। तो सर अगर कुछ होना है तो वही मिलना है। ओके, अब ये जानकारी से हमें ढूंढना है कि क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स कितना होगा। इस पूरी जानकारी से बिल्कुल ट्राई करें, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप चाहते हो इसके अकाउंट्स बना के देखना, चलो बना ही लेते हैं। मैं इसको इलुस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ, इलुस्ट्रेशन ए नाम दे देते हैं इसको। इलुस्ट्रेशन ए आपने मॉड्यूल में नाम रख दिया, इलुस्ट्रेशन ए सॉल्व कर रहे हैं। ये जानकारी दिए, इससे क्या करना है पता नहीं, कुछ तो मिलेगा, ढूंढ के दिखाओ क्या मिलता है। जो जो मिलेगा सब बता दो आप। तो मुझे अब इतना समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे इन्वेंट्री ओपनिंग दिया है, इन्वेंट्री क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए। तो लेट्स डू वन थिंग, हम डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट तो बना सकते हैं। इन्वेंट्री अकाउंट कभी बनाया क्या आपने आज तक? नहीं। तो सर फिर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिया है वो पता नहीं, देख लेंगे बाद में क्या जरूरत पड़ती है उसकी देने की, और अगर नहीं जरूरत पड़ी तो कोई काम का नहीं था, फिर वो ऐसे ही दिया है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि कुछ जानकारी आप जबरदस्ती यूज कर लोगे जबकि उसका यूज करना ही नहीं था। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन स्मार्ट जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, सभी के लिए नहीं है। आइए, तो डेटर्स अकाउंट का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 15,000, तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 लिख दूंगा। सर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 12,300, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,300। सर क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 25,600, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,600। सर क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है क्लोजिंग 13,800, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 13,800। ओके, ये मैंने सिर्फ डेटर्स की ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी एंड क्रेडिटर्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 26,370, तो क्रेडिटर्स को कैश पे करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 26,370। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 45,600, तो ऑब्वियसली कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बाय कैश ऑब्लिक बैंक। डेटर्स से पैसा आया कितना 45,600। नेक्स्ट, और क्या क्या है देखते हैं। कैश सेल्स दिए सर 8,340, तो लिख दो कैश सेल्स डेबिट में डेटर्स अकाउंट के, और क्रेडिट सेल लिख दो क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेजेस कैश परचेजेस लिख दो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, जहां पे भी आपको अच्छा लग रहा है लिख दो। देन डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1130, डिस्काउंट रिसीव्ड तो डिस्काउंट क्रेडिटर्स से मिलता है, और डिस्काउंट मिला है यानी डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट होगा। क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होगा उससे। डिस्काउंट अलाउ भी किया है हमने 1870, तो इससे हमारे डेटर्स कम होंगे, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 1870। तो ऑब्वियस है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैंने कैश सेल और कैश परचेजेस कहीं रिकॉर्ड नहीं किए, उनका डेटर्स और क्रेडिटर्स से कोई लेना देना नहीं। गुड सर, अब क्या करें? तो बच्चों अब तो डेटर्स अकाउंट में जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब कुछ आ गया, मतलब इसके अलावा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें दो चीजें आनी और वो दोनों मिसिंग है, तो आप इतने तो समझदार हो ही कि अगर दो चीजें मिसिंग है तो मुझे बातें फिर इंफॉर्मेशन भी दो लगेगी अलग अलग। अगर दो वेरिएबल्स ढूंढने एक्स और वाई तो इक्वेशन भी दो लगते हैं, एक इक्वेशन से नहीं हो सकता, ये तो बेसिक बात है।
तो सिमिलरली यहां पर भी वही बात अप्लाई होगी। तो 73,070 माइनस 15,000 करेंगे इसमें से, तो 58,070 ये क्या होगा सर? ये ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बैड डेट्स आने बाकी थे तो क्रेडिट सेल उतना बढ़ जाता। तो हो तो ये सकता है, लेकिन मैं बोल रहा था तोड़ दे। ओके, तो हो तो ये सकता है कि इसमें बैड डेट्स भी हो, लेकिन दिया नहीं ना। तो ऐसे आप एक ही अकाउंट में दो दो चीजें मिसिंग हो ढूंढना इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई क्रेडिट सेल्स ही है ये बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली क्या यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस होगा बैलेंसिंग फिगर? तो बस इतना आसान काम कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही फालतू बात है। तो 29,000 का आपका क्रेडिट परचेजेस होगा। तो अगर अब आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने और उसमें आपको टोटल परचेजेस लिखने हैं, तो क्रेडिट परचेज 29,000, कैश परचेज 3,000, तो टोटल परचेज 32,000। आपको टोटल सेल्स लिखने हैं, तो क्रेडिट सेल्स 58,070 रुपए और 8,340 रुपए कैश सेल्स, तो दोनों मिला देंगे तो 66,410 आपका टोटल सेल्स। ऐसे आप आपके सेल्स को, परचेजेस को ढूंढ सकते हो जो फाइनल अकाउंट्स में फिर फाइनली लिखे जाएंगे। दैट्स इट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो यहाँ इन्होंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, 29,000 का क्रेडिट परचेजेस है और 58,070 का क्रेडिट सेल्स है। दैट्स इट। बिजनेस एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है अगर ये मुझे बताना पड़े तो फिर तो इतने दिनों से हम क्या ही कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता है। ठीक है सर, ड्राइंग्स के मेन आइटम्स इन्होंने बताए, जैसे प्रीमाइसेस का रेंट जो कॉमनली यूज हो रही है घर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने घरों में ही लोग चलाते हैं, तो घर का रेंट और बिजनेस का रेंट दोनों मिला के एक साथ रेंट पे किया जा रहा है। वो रेंट के दो पार्ट होने चाहिए, घर का रेंट होना चाहिए ड्राइंग्स और बिजनेस का रेंट होना चाहिए ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंडिचर रेंट। Then common electricity and telephone bills, life insurance premium of proprietor and partners, household expenses made for business, private loans paid to friends and relatives out of business cash, personal gifts made to any friends and relatives out of business cash, goods or services taken from the business for personal consumptions, cash withdrawals to meet family expenses, an amount collected from debtors directly used for meeting personal expenses. Debtors से पैसा लाया सीधा उड़ा दिया पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो भी तो ड्राइंग्स ही हुआ क्योंकि पैसा बिजनेस का था। क्या बज रहा है? साइलेंट होता नहीं क्या? हो नहीं हो रहा? थोड़ी देर फिर तो अब। So it is necessary to scan the summary of cash transactions, business resources and their utilization to assess the nature of drawings and its amount. Okay. क्या बच्चों प्रोप्राइटर या पार्टनर्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी लेके आते हैं बिजनेस में? हाँ सर, वो कहाँ कहाँ से आ सकती है? तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसके पैसे आप बिजनेस में लेके आ गए, तो ये भी तो कैपिटल ही आया है। हाँ सर, आपके ससुर जी ने आपको पैसे दिए और वो आपके बिजनेस में आप लेके आ गए, ये भी तो कैपिटल ही है। हाँ सर, आपको रोड पे कहीं पे पैसे मिले, वो आप बिजनेस में लेके आ गए, ये भी कैपिटल है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स पे, वो भी कैपिटल है। इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी कलेक्टेड एंड पुट इनटू द बिजनेस, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बिजनेस में रिकॉर्डेड नहीं थी, नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी थी, उससे कोई इनकम आपको जनरेट हुई है, वो इनकम आपने बिजनेस के रिसीट्स में डाल दी है, अगेन इट इज कैपिटल। पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स आउट ऑफ पर्सनल कैश, ऑल दिस इज कैपिटल। थैंक गॉड हम इलस्ट्रेशंस पे आ गए। आइए फटाफट सॉल्व करें। ए अदम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, ठीक है, भले रखे। सर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड्स करते आते हैं या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इसे डबल एंट्री क्यों नहीं सिखाया जा रहा। अगर इसे डबल एंट्री सिखा दे तो हमें ये सीखना ना पड़े।
तो किसी और का काम किसी और पे डाल रहे, बाद के पैसे मिलेंगे आपको लेकिन। So the analysis of the cash book for the year ended on 31st of March 2022 is given below. सर ये कैश बुक का एक्सट्रैक्ट दिया है 31 मार्च 2022 का एंड का। ओपनिंग कैश थी आपके पास 2800 रुपए, डेटर से पैसे आए 48,000, कैश सेल्स किया था 11,000, उसकी कैश आई थी। मतलब आप क्रेडिट सेल भी कर रहे हो, कैश सेल भी कर रहे हो, यहां से आपको ये इशारा मिल चुका है। तो आपको याद रखना है कि अगर क्रेडिट सेल कहीं मुझे नहीं दिखा आगे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मतलब टोटल सेल सिर्फ ये नहीं है, इसमें क्रेडिट सेल्स भी ऐड करना। तो सर ये क्रेडिट सेल है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और क्रेडिट सेल सेम हो भी सकता है पर होता नहीं है। जितना डेटर से पैसा लिया क्या उतना ही माल बेचा था क्या उन्हें? नहीं, ऑब्वियसली इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरी, जनरल, रेंट, ड्रॉइंग्स, कैश परचेस, क्लोजिंग बैलेंस दिया बैंक का और क्लोजिंग बैलेंस दिया कैश इन हैंड का। तो ये तो कैश बुक दे दी हमको। Particulars of other assets and liabilities are also given. So 1st April 2021 and 31st March 2022 के आपको उन्होंने assets और liabilities के details भी दिए हैं। Debtors opening में इतने थे, closing में इतने, creditors opening closing, machinery opening closing, furniture opening closing, inventory opening closing, investment opening closing। सर एक सवाल है, आप कह रहे हो कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है ये आदम जी, तो इतने रिकॉर्ड्स कहाँ से ला रहा है फिर वो? ये रिकॉर्ड्स है, ये बस इस तारीख को उसके पास क्या क्या एसेट थी और ये तारीख को क्या क्या एसेट थी, बस इतना बता रहे। इस पूरे साल में क्या क्या हुआ है वो थोड़ी आपको कुछ पता है, उसे पता भी नहीं है क्योंकि वो उसने रिकॉर्ड किया भी नहीं। तो ये बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप अगर मुझे पूछो कि अभी सर आपके पास क्या क्या एसेट से बताओ, तो अभी है वो, मैंने उसके साल भर में या फिर मैंने साल भर में क्या क्या किया वो थोड़ी आपको पता चलेगा। तो ऑब्वियस है ये आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, ये पूछकर दिए जा सकते हैं, इसके लिए कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बच्चा ये डाउट पूछता है कि सर, जैसे एक लड़के ने मुझे एक बार डाउट पूछा था, सर आप कह रहे हो कि सिंगल एंट्री सिस्टम में वो रियल अकाउंट्स में सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो रियल अकाउंट्स में फिर ये मशीनरी कहाँ से आ गया, फर्नीचर कहाँ से आ गया, इन्वेंट्री कहाँ से आ गया, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ गया, उसे इन्वेस्टमेंट समझता भी कैसे है, उसे इन्वेस्टमेंट का स्पेलिंग भी नहीं आना चाहिए। अरे सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है वो, अनपढ़ गवार देहाती नहीं। लेकिन ये जानकारी उसने क्या अकाउंटिंग करके दी है? नहीं नहीं नहीं, ये जानकारी उसने आपको सिर्फ क्या है उसके पास उस बेसिस पर दी है। ओके, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, डायरेक्ट क्या बनाने बोल दिया है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट 800 रुपए का डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो, 10% का फर्नीचर और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो और ये आदम जी के फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ। मुझे इतना बता दो, अब क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में तो तुरंत आ गया, पता नहीं क्यों आ गया, पर आपको भी तो आ ही गया होगा कि सर कैश सेल दिया है, डेटर से पैसे आए दिए हैं, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो मतलब क्रेडिट सेल नहीं दिया। तो क्या मुझे सबसे पहले यहाँ क्रेडिट सेल ही ढूंढना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मुझे जब फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो उसमें मुझे क्रेडिट साइड में सेल्स लिखने पड़ेंगे टोटल, सिर्फ कैश सेल लिख के नहीं चलेगा। तो क्रेडिट सेल ढूंढूंगा डेटर्स अकाउंट बना के, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्रेडिट परचेजेस भी ढूंढ लूंगा क्योंकि कैश परचेजेस के बारे में जानकारी दी है पर क्रेडिट परचेजेस पता नहीं है। वेरी गुड, तो ये दोनों का यूज हो गया। देन मशीनरी दिया है, इस पे डेप्रिशिएट करके फिर ये बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लेस करके लिखा जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन पीडी में आएगा। देन फर्नीचर सेम, इन्वेंट्री ओपनिंग आ जाएगा टीडी में, क्लोजिंग आ जाएगा टीसी में, बाकी अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट सर ये एसेट बन जाएगी, इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलना है तो उसका रेट देना चाहिए था, रेट दिया नहीं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। रेट दे देते तो हमने क्या किया होता, सर पीसी में इसकी इनकम लिख देते और बीए में लिख देते रिसीवेबल अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो विद ऑल दैट सेड मैं फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर दूंगा। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8, लिखे फास्ट, बुक्स ऑफ ए आदम जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्किंग नोट्स बाद में बनाऊंगा, पहले बढ़िया फॉर्मेट बना दे रहा हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
for the year ended 31st of March 2022 है। हाँ, तो ये हमारा ट्रेडिंग P&L बनेगा। अब इसको जगह कितनी लगेगी, एग्जाम में ज्यादा सोच विचार नहीं करना, डायरेक्ट आपने फुल पेज फॉर्मेट ड्रॉ करके छोड़ देना। पर अगर उससे भी ज्यादा लगने वाला है तो देख लेना, क्वेश्चन को देख के अंदाज निकाल लेना। और अगर आपको लगता है सर नहीं मेरा अंदाजा बहुत खराब है, तो चुपचाप आपने पहले वर्किंग नोट्स बना लेना, सारी चीजें ढूंढ लो जो जो आपको लगने वाली है, और फिर आप ये बनाना शुरू करो ताकि आपको फॉर्मेट की दिक्कत ना हो। अभी क्या करना है अब अपने हिसाब से डिसाइड करो। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ओके, दिस इज माय ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं बना दूंगा बैलेंस शीट। As on 31st of March 2022, liabilities amount rupees, assets amount rupees। ये हो जाने के बाद शुरू हो जाएगी वर्किंग नोट्स। तो जैसे समझा है वैसे ही काम करता हूँ। पहले समझा है क्रेडिट सेल्स ढूंढने हैं तो डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर समझा है क्रेडिट परचेजेस ढूंढने हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले डेटर्स अकाउंट कंप्लीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 14,500, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,500। फिर दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,600। डेटर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा जब बनाएंगे तब। और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में कैरी डाउन होगा। अब डेटर्स से रिलेटेड और क्या जानकारी है सर, ये यहाँ दिख रहा है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 48,000। तो डेटर से 48,000 रुपीज आए, एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जो उधर कैश ऑब्लिक बैंक को डेबिट हो रखा है टू डेटर्स अकाउंट 48,000, करेक्ट। और डेटर से रिलेटेड क्या जानकारी देख लेता हूँ सर, कुछ डाउटफुल डेट्स के बारे में भी उन्होंने बात की थी नीचे 800 रुपए के। तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि डाउटफुल डेट्स जो है ये मैं अभी नहीं रिकॉर्ड करके बाद में बनाऊंगा इनको, क्योंकि ये ध्यान से आपको सुनना है। अगर मैंने ये अभी रिकॉर्ड कर दी, क्या मैं इन्हें बैड डेट ट्रीट कर ले रहा हूँ सीधा, और वो भी हो गए वो बैड डेट ट्रीट कर रहा हूँ? यस, इसकी वजह से सेल बढ़ जाएगा। यानी ये तो ऐसा हो गया कि हमने एक ऐसा डेटर चुना जिसको माल अलग से बेचा और उसको बोला कि तू पैसे डुबा दे हमारे, जबकि ऐसा नहीं है। डाउटफुल डेट्स आपको अभी क्रिएट करने हैं, तो आप यहां से क्रेडिट सेल ढूंढ लोगे, वो तो सेल्स है। जब आप ये क्लोजिंग डेटर्स लिखोगे तब आरडीडी बनाना है 800 रुपए की, तो वो 800 इसमें से लेस होकर प्रेजेंटेशन के लिए बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा जाएगा, तो वो यहां लिख दिया तो गलत। और एक बात दिमाग में फिट कर लो, आरडीडी कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आती। डेटर्स अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड क्रेडिट सेल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, बिल डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड, कैश रिसीव्ड,
डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स इफ एनी, क्लोजिंग बैलेंस, बताओ। और सर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, अभी नया एक्सेप्टेंस आया है वो, ऐसा। तो फिलहाल सर इस अकाउंट में और तो कुछ है नहीं, ये 800 रुपये जबरदस्ती के इधर लेके आ जाना मत, आपका क्रेडिट सेल्स गलत हो जाएगा, प्रॉफिट गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो सर बस फिर इस अकाउंट को टैली करेंगे तो कुछ है नहीं और, क्योंकि 65,600 क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से 40,500 लेस कर देंगे तो 51,100 का क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो नाम दे देंगे बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,800, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, देन टू बैलेंस कैरी डाउन 7,900। अब क्रेडिटर से रिलेटेड जो कुछ दिया हो क्वेश्चन में लिख दो। तो सर क्रेडिटर से रिलेटेड दिख रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 35,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 35,000। और कुछ इस अकाउंट में है नहीं, तो 42,900 टोटल हो जाएगा। 42,900 में से 5,800 जाएगा तो 37,100 का क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा। एंट्री होती है क्रेडिट परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बराबर क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिट परचेस आ जाएगा। दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर। So I got what I wanted. अब और कुछ बचा है क्या सर? तो आइए इधर देख ले एक बार। सर अब एक काम करते, हम फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते, कुछ बचा होगा तब समझ में आएगा तो हम तब वर्किंग नोट ऐड करते जाएंगे। इसीलिए मैं वर्किंग नोट्स बाद में बनाता हूँ, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको अगर बाद में कुछ याद आया तो कुछ वर्किंग नोट पहले बनी हुई है, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर कुछ वर्किंग नोट नीचे है, वैसे ये भी आंसर चेक हो जाएगा, इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसलिए पहले मेरा फॉर्मेट बना देता हूँ, भले थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देता हूँ उसमें, क्वेश्चन का साइज देख के समझ में आ जाता है कि एक पेज में हो जाएगा या 1.5 पेज लगेगा, तो आपको अंदाज लगाना है और फिर आप वर्किंग नोट्स बाद में बनाओगे। तो कुछ ऐड भी करनी पड़ी तो आप कर सकते हो। तो मैं अब सीधा शुरू कर रहा हूँ। पहले तो क्या, अच्छा क्या आपको आदत है तो मैं क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ पहले इधर, BA BL TC TD PD PC, वो पहले आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, या मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। मुझे तो डायरेक्ट बनाना आता है, आप क्या कहते हो बोलो। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ये कहाँ मिलेगा सर? ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए इन्वेंट्री के, कितना था? 3,900। देन टू परचेजेस, तो कैश परचेज आपको दिया हुआ था इन्होंने कैश बुक में 12,000 का, लिखेंगे 12,000। और क्रेडिट परचेजेस आपने ढूंढा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर, वो आया था 37,100 का। तो टोटल परचेज आपका हो जाएगा 49,100 का। आगे बढ़ेंगे सर। अब परचेजेस के बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढने होते हैं, तो चलो ढूंढो। यहाँ पे कहीं पे आपको वेजेस दिख रहा है क्या, कैरेज इनवर्ड दिख रहा है क्या, रॉयल्टी दिख रहा है क्या? आपको खर्चे ढूंढने हैं डायरेक्ट। तो सर यहाँ सैलरीज है, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, सारे के सारे पीडी के आइटम्स है। सर इधर कुछ है क्या, देख लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओके नहीं है। सर रिसीट साइड में एक्सपेंस रहेंगे क्या? नहीं। सर यहाँ पर देख लो, कुछ कुछ दिख रहा है क्या? सर यहाँ तो कुछ नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है। सर एडजस्टमेंट्स दिए, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है सर, वो डिप्रिसिएशन है, अब वो पीडी में जाता है।
हाँ सर, वो बैड डेट्स का तो नहीं है, डाउटफुल डेट्स बनाना है, आरडीडी बनाना है, तो बनाना है वो भी पीडी से बनता है, तो सब कुछ पीडी बन जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे अब सीधा क्या लिखना चाहिए, सेल्स। सेल्स में पहले आ जाएगा कैश और फिर आ जाएगा क्रेडिट। तो सेल्स कैश में क्वेश्चन में दिया है 11,000, और आपने डेटर्स अकाउंट बना के ढूंढा था क्रेडिट सेल्स 51,100 था, तो टोटल सेल्स हो गया 62,100 का। एंड फिर जनरली आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 5,700, तो वो भी हम लिख देंगे। एंड दैट्स इट। मेरे हिसाब से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। तो 62,100 प्लस 5,700 इज 67,800। जिनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाओ 1.5 पेज का, और ये ऐसे लाइंस छोड़ो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी, यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ दी, तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा मामूली। यस, तो 67,800 में से 3,900 लेस किया, 49,100 लेस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 14,800। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि इसमें अधूरी जानकारी भी पूरी के जैसे ही है। आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व जिसमें मज़ा आएगा, जो ऑब्वियसली कल होंगे। तो 14,800 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं खर्चे ढूंढूंगा, तो खर्चे तो क्या है, सैलरी दिख रहा है पे किया हुआ है 6,500, तो 2 सैलरीज। क्या आगे जाके एडजस्टमेंट में दे सकते हैं कि इतना सैलरी अभी भी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, बीएल में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 2,500, जनरल एक्सपेंसेस 2,500, रेंट्स एंड टैक्सेस 1,500, टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500। और कोई खर्चा दिख रहा है क्या? नहीं। नीचे आ जाओ सर, डेप्रिसिएशन था, लिखो 2 डेप्रिसिएशन। ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर 10% का डेप्रिसिएशन बोला है उन्होंने क्वेश्चन में। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 7,500 का, उसका 10% 750। और फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन बोला है, 1,200 का फर्नीचर था, तो 120 का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 870। आफ्टर दैट सर कुछ डाउटफुल डेट्स बनाने, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 800 रुपए के बोले थे। अभी इनकम चेक करो, कुछ इनडायरेक्ट इनकम है, हाँ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे कि रेट नहीं दिया, तो उसका इंटरेस्ट उन्होंने यहाँ कैश में डायरेक्ट दे दिया था, 200 रुपीज। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। और तो मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल लेंगे, प्रॉफिट आ रहा है नेट की लॉस आ रहा है चेक करेंगे, बताएंगे। 15,000 क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है, इसमें से 1670, 3170, 5670, 51, 12,170 लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 2,830।
ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। आ जाएंगे बैलेंस शीट में, पहले लिखेंगे कैपिटल। चलो क्वेश्चन में देखो, बताओ कैपिटल कितना है। क्वेश्चन में देखो जल्दी, कैपिटल कितना है बताओ। कहाँ लिखा है सर, मुझे क्या पता, नहीं दिया है। मतलब क्या कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको याद आना चाहिए कि कहाँ क्या आता है, और फिर वो है तो नहीं तो उसको ढूंढना पड़ेगा। है तो जो दिया है वो लिखो, नहीं दिया है तो ढूंढो। तो वर्किंग नोट बनेगा। और एक वर्किंग नोट नंबर 3, क्या हम कैपिटल वही पुरानी टेक्निक से ढूंढ लेंगे, एनपीओ वाली। क्या करेंगे उसके लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और क्या। तो सर हमारे पास ओपनिंग की सारी एसेट्स है, देखो इधर एसेट्स लाइब्रेरीज है। तो डेटर्स 14,500, क्रेडिटर्स 5,800, मशीनरी 7,500, फर्नीचर 1,200, इन्वेंट्री 5,700, 3,900, ओपनिंग 3,900 थी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 3,900, इन्वेस्टमेंट्स 5,000, देन इन्वेस्टमेंट्स 5,000, कैश इन हैंड 2,800। सेम एनपीओ के जैसा, ये भूल सकते हो आप। ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ से मिलेगा सर, ये यहाँ पर कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो नहीं लिखा है नीचे लिस्ट में, तो वहां से ही निकाल लिया। कैपिटल फंड गया, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो यानी क्लोजिंग वाला टैली नहीं होगा। ये तो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं हम, तो इसको टैली कर देंगे हम, बट ओपनिंग वाला हो जाएगा, क्लोजिंग बनाना है वो टैली नहीं होगा। अगर ये भूल गए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो याद करना मुश्किल है, याद आना ही मुश्किल है, बहुत बार होगा ऐसा। और कुछ है क्या सर, अभी सब हो गया। तो अब मैं फटाफट इनकी टोटल ले लूंगा। 14,500 प्लस 7,500 प्लस 1,200 प्लस 3,900 प्लस 5,000 प्लस 2,800, तो 34,900, माइनस 5,800, तो 29,100। ये आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ऊपर आ जाएंगे बैलेंस शीट में, लिखेंगे कैपिटल इनर कॉलम 29,100, ऐड कर देंगे उसमें नेट प्रॉफिट, वो था 2,830 रुपये था। हाँ 2,830। कहीं पे कुछ क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिए है क्या, यस ये देखो ड्राइंग्स दिए 3,600। ये आइटम ट्रीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, ये दोनों अभी बैलेंस शीट में लिखने बाकी है। ये अभी अभी किया हमने, ये हो गया है, ये भी हो गया है। कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर 6,000 भी है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट ऐड किया, फिर एडिशनल कैपिटल भी इधर ही ऐड कर दूंगा। वो कितना था, 6,000। और कुछ देखो, अगर आपको नहीं जमता ऐसा कि सर क्या रह गया, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो फिर आपने चुपचाप क्लासिफिकेशन लिख देना है, लेस फ्रॉम बीएल, ऐड इन बीएल वगैरह 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 वगैरह, स्टार मार्क वगैरह देते बैठो और फिर सॉल्व करते बैठो। तो पहले इनकी टोटल में इनर कॉलम में ही लूंगा, तो 35,000 एंड 37,930। क्यों, अभी इसमें से क्या लेस करने बाकी थे, ड्राइंग्स। कितने के हैं ड्राइंग्स, 3,600।
तो ये हो जाएगा 34,330 ड्रॉइंग्स। और क्या बीएलए, चलो इधर से लिखते, क्रेडिटर्स 7,900, और तो कोई लाइबिलिटी मुझे दिख नहीं रही। कम टू एसेट्स, मशीनरी 7,500 लेस डेप्रीसिएशन 10%, 750, तो 6,750। फर्नीचर 1,200 लेस डेप्रीसिएशन 10%, 120, तो 1,080। आगे एसेट्स क्या है? इन्वेंट्री 5,700, इन्वेस्टमेंट्स 5,000, पहले इन्वेस्टमेंट्स लिख देते अच्छा रहता। देन डेटर्स 17,600 दिया था, जिसके लिए हमने आरडीडी बनाया है नया 800 रुपए का, जो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया है, तो 16,800 का डेटर्स बचेगा। देन कैश एट बैंक 6,400, एंड कैश इन हैंड ये दिया है 500। इसके अलावा मुझे कोई और एसेट दिख नहीं रही। मैं टोटल ले लेता हूँ, टैली हो जाना चाहिए। 42,230 आ रहा है लाइब्रेरी साइड टोटल, तो 6,750 प्लस 1,080 प्लस 5,700, 5,000, 16, 18, 1,900, एग्जैक्टली 42,230 पे आपका बैलेंस शीट हो रहा है टैली। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।